स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट प्रेशर में कल के सेशन पे देखा हमने, आज का भी सेशन देख लिया। रिजल्ट उतने खास भा नहीं रहे मार्केट को। ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो लंबी अवधि के लिए, जहां पे बेट लगाई जा सकती हो? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। और इस वक्त स्टॉक की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ स्टॉक से ज्यादा सेक्टर बहुत अच्छा फोकस में है, वो फार्मा का है। बावजूद इसके कि एक टैरिफ की तलवार लटक रही है और लगातार कभी कुछ बयान आते रहते हैं, लेकिन उसको अगर दरकिनार कर दिया जाए तो फार्मा स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पहली स्टॉक तो सिंजेन का ही रहेगा। पहली तिमाही के नतीजे शानदार आए, 11% के आसपास सेल्स में ग्रोथ आई, एबिटा मार्जिन 23.6% तक चला गया और सारे ही वर्टिकल्स में कंपनी ने बहुत अच्छी मोमेंटम दिखाई है। और जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का बिजनेस था वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी ने गाइड किया है कि FY 26 में अर्ली टीन्स में उनकी ग्रोथ आएगी, माने 11-12% तक की उनकी 13% तक की ग्रोथ आ जाएगी। और जिस तरीके की वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रिसर्च की, उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है जो ये स्टॉक इतने ज़माने से फँसा हुआ था, अब ये तैयारी कर रहा है 750 780 तक जाने की। और इसी कड़ी में एक दूसरा स्टॉक मैनकाइंड फार्मा का है, जहाँ अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन इनके ओटीसी प्रोडक्ट भी अगर आप देख लो या फॉर्मुलेशंस के प्रोडक्ट देख लो, दोनों शानदार काम कर रहे हैं। भारत सीरम वैक्सीन्स जो उन्होंने ली थी उसकी भी इंटीग्रेशन अच्छी खासी हो रही है और ये स्टॉक 2800 साढ़े 2800 तक जाता हुआ आने वाले 6 से 9 महीने में लगता है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं फार्मा में जो इस वक्त आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फार्मा में ही फोकस है पूरे पैनल। तो सभी में प्रेशर तो नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से राजेश अग्रवाल जी, आप देखें जिस तरीके से कमेंट्री आई है बजाज फाइनेंस की, और थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि इसकी वजह से पूरा मूड माहौल ख़राब हुआ है मार्केट का, ना सिर्फ NBFCs का, लेकिन सेकेंड हाफ में हालात सुधरेंगे, ये एक कमेंट्री शायद कोई कोई ब्रोकर, एक आध ब्रोकर जिसको पसंद आई है। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? कब तक हालात सुधर सकते हैं? ये जो गिरावट है इसको एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं या फिर थोड़ा अभी होल्ड करेंगे इस स्पेस में? देखिए, सेलेक्टिव बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर ही खत्म हो गया या इसके कोई होप्स नहीं है। और सेकंड हाफ में जो रिकवरी आएगी वो हम भी मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो ब्याज दरों में कटौती हुई है पिछले दिनों आरबीआई की तरफ से या लिक्विडिटी बढ़ाई गई है, उसका सीधा असर एनबीएफसीज को पड़ेगा कि क्योंकि इनकी बहुत सारी फंडिंग बैंकिंग चैनल से ही आती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एनआईएम्स में फर्क पड़ेंगे, तो ऑपरेशन में भी सुधार आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है और सही बात है कि हम भी इस खेमे में हैं कि सेकंड हाफ तक सुधार आएगा। गिरावट आ रही है, क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, कहने का मतलब है। तो जैसे बजाज फाइनेंस हो या पूनावाला हो, इन सब में अगर गिरावट आ रही है तो यहाँ खरीदारी का मौका बनता है। अ, एक बार में खरीदारी ना करें, थोड़ा स्टैगर्ड भाव में करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर पूनावाला की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 400 रुपए के आसपास एक अच्छा बाय बन सकता है। इन सब में देखा जाए अगर लॉन्ग टर्म की कोई का होराइजन हो 2-4 साल का, तो मैं समझता हूँ जियो से बेहतर तो कोई है ही नहीं। तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। बजाज फिनसर्व जो कि बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, और बजाज फाइनेंस के अलावा उसमें उनके इंश्योरेंस वेंचर्स जो दोनों हैं उनकी होल्डिंग कंपनी है, उनके खुद की एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस है, कई चीजें हैं बजाज फाइनेंस फिनसर्व में। वैल्यूएशन के लिहाज से बेहतर पड़ता है, तो यहाँ इन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। बट राजेश जी, ये केस एक और केस में है, मतलब वो एफएमसीजी के केस में भी। लुक एट नेस्ले, आप कोलगेट को देखिए, उनकी कमेंट्रीज को देखिए और शार्प ब्रेकडाउन्स हैं। क्या आप ऐसे भी ये एफएमसीजी जायंट्स को भी ट्रीट करेंगे? यहाँ पर भी आपका सिमिलर व्यू है? स्लो डाउन का संकेत और मैनेजमेंट की कमेंट्रीज में आ रहा है ना? देखिए, स्लो डाउन का संकेत है, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज में भी आ रहा है। जाहिर सी बात है, मानने वाली बात है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखो तो वैल्यूएशन भी बहुत करेक्ट कर चुके हैं। आज कोलगेट को देख लो आप, 52 वीक लो के पे चल रहा है। तो जो फॉर्थ था, जो ऊपर में एक वैल्यूएशन का कंसर्न्स था, वो करेक्ट होता हुआ नजर आया। जो नेगेटिव खबरें हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट होती हुई नजर आई। और ऐसा नहीं है कि लोग कोलगेट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या नेस्ले के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। आज की डेट में अगर आप देखो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 ऐसे 50 ब्रांड्स हैं उनके, जिसमें से 19 ऐसे ब्रांड है जिसमें 1000 करोड़ के ऊपर की सेल आती है।
60,000 70,000 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू है, टॉप की कंपनी है। तो ये सब आज की डेट में वैल्यूएशन इतना करेक्ट कर चुके हैं सिर्फ नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं आए या और भी नीचे की तरफ जाए, वो जुदा बात है। बट अगर आपका 12 महीने 18 महीने का नजरिया है, तो आप कोलगेट की ही देखो, तो उनके जो रेशियोज है, आरओसी आरओई इतने बढ़िया हैं जिसमें कुछ कहने का ही नहीं है। तो आपको पूरी सेफ्टी आती है उसमें। आप रिस्क फ्री तो खैर इक्विटी होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ एक अच्छी उम्मीद बनती है कि इन स्टॉक्स में पैसे बहुत ज्यादा मैंने कम रिस्क में है, कहने का मतलब ये। ये इटर्नल इनफैक्ट जिस तरीके से नतीजे आए और स्पेशली क्विक कॉमर्स में जिस तरीके से नंबर पेश किए हैं कंपनी ने, काफ़ी अट्रैक्टिव और स्टॉक एकदम से भागा 309 के लेवल पर। हालांकि आज थोड़ा दबाव है क्योंकि पूरा मार्केट दबाव में है। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, इटर्नल के नतीजे देखे आपने, क्विक कॉमर्स इनका जो ब्लिंकिट सेगमेंट है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है स्टॉक। अब इन लेवल्स पर चेज करना चाहिए? जिनके पास काफ़ी लोअर लेवल्स से हैं वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं कि अब इस पूरे स्पेस में हाथ लगाएं, उनको क्या हिदायत होगी स्विगी, इटर्नल जैसे स्टॉक्स पर? श्रेया जी, मेरा आधा जवाब आपने ही दे दिया, महंगे हो गए। मैं भी मानता हूँ महंगे हो गए। अगर आप देखो तो आज की डेट में क्विक कॉमर्स का जो इनका बिजनेस है वो फूड डिलीवरी से बड़ा हो गया है। मैं इटर्नल की अगर बात करूं तो 243 नए स्टोर उन्होंने जोड़े पहली तिमाही में, और डिस्ट्रिक्ट करके जो उनका ऐप है वो भी अच्छी खासी स्पीड ले रहा है। लेकिन फूड डिलीवरी में अगर आप देखो तो मार्जिन बराबर से है, कुछ खास उसमें बढ़त हो रही नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त गिरी है। पिछले इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो करीब 78% गिरी थी, इस बार गिर देखेंगे तो करीब 90% डाउन आई बॉटम लाइन। कारण वही है, क्विक कॉमर्स के जो डार्क स्टोर्स ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, छोटे शहरों में एंटर कर रहे हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, इन सब चीजों को लेते हुए ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में बॉटम लाइन में कोई सुधार होगा। टॉप लाइन में हो सकता है कि हो जाए, बट बॉटम लाइन में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आएगा। कई बड़े प्लान्स है, बट एग्जीक्यूशन रिस्क वहां रहता है क्योंकि बॉटम लाइन ड्रॉप होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में 120 130 की पी पे किसी भी तरीका का कंफर्ट नहीं आता है। आपने कहा जिनके पास है वो होल्ड करें, मैं कहूंगा जिनके पास है वो एक बार प्रॉफिट बुक करें। नीचे आएगा दोबारा ले लीजिएगा, लेकिन इस वक्त प्रॉफिट बुक करना चाहिए। राजेश जी, ऑनलाइन क्या क्या मंगाते हैं आप? ये है भी कि नहीं ब्लिंकिट वीरू जी, मोबाइल में? हाँ। वीरू जी कभी ऑफलाइन बैठ के बात करेंगे ऑनलाइन मंगाने की? नहीं, वैसे पर्सनली कहा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत खाना बच्चे लोग मंगाते हैं घर पे, मैं नहीं मंगाता। अब वो जो बचा हाँ, मंगाते हैं उसी में शेयर हो जाता है। बट मैं पर्सनली हाँ, महीने में मेरी 10-12 किताबें अमेजोन से आती हैं, वो फिक्स है। हम्म। यही मिलता हूँ। यार ये ना पता है श्रेया, ये ना एक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, अमेजोन हो गया, ये बीमारी है लिटरली बता रहा हूँ मैं दिन में कितनी मतलब दफा करती हूँ मुझे खुद किसी याद किसी नहीं दिन होता, में Blinkit इतने special। कोरियर आते हैं ना, तो वो जब नीचे से आता है अप्रूवल के लिए तो वो दिमाग पे जोर देना पड़ता है, यार मैंने क्या मंगा लिया यार, मंगाया। मतलब क्या मंगाया, बहुत देर तक सोचना पड़ता है, अच्छा ये मंगाया। तो ये क्यों भाग रहा है इटर्नली आपको मालूम ही होगा, तो ये कारण है। खैर चलिए, ये इटर्नल की बात है ना, क्या कह रहे हैं श्रेया? मैं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपने जो कहा अभी। इनफैक्ट बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कहूँ मैं तो, जब हम खाना बना रहे थे फिर याद आता है अच्छा धनिया भी तो गार्निश के लिए चलिए ये भी ब्लिंकिट किया जाए। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आप ब्लिंकिट करने लग जाएं तो वो आंकड़े दिखा रहे हैं कैसे ग्रो कर रहा है। वाकई वाकई। और हुआ क्या है कि जब वो आदमी होता था ना, जो हम तो खैर जब शुरू से सीखते आए हैं कि भाई महीने का 2 महीने का राशन आता है, अब वो चीज़ें जो है ना वो हमारे प्रचलन में नहीं है, वो नहीं हो रहा। खैर चलिए, बात थी इटर्नल की, लेकिन बात करते हैं अब आज के टॉप लूजर की। अच्छी जानकारी के लिए राजेश अग्रवाल जी, CDSL पिछले 5 सालों में अगर आप देखिए इसलिए 900% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। अब NSDL के IPO अब जल्द ही दस्तक देने वाली है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, NSDL दूसरा CDSL बनेगा या फिर उससे बेहतर स्थिति में आप पा रहे हैं NSDL को? देखिए, ये एक बहुत अगर दोनों में एक को चुनना हो ना तो बहुत दुविधा वाली बात होगी, क्योंकि जैसे अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि बिजनेस मॉडल लगभग सेम है। एसेट अंडर कस्टडी ज्यादा है NSDL की,
बावजूद इसके कि खाते कम हैं और बहुत कम है। वो इस कारण से है क्योंकि सरकारी जो कंपनियां हैं उनके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपके एनएसडीएल में मिलती हैं, तो जिस वजह से उनकी वैल्यू ज्यादा है बट नंबर ऑफ अकाउंट्स कम है। वहीं सीडीएसएल जो कि रिटेल फोकस्ड है और नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत बहुत ज्यादा है, और जो प्रीमियम पी पे है वो इस वजह करके है क्योंकि रिटेल फोकस उनका बना हुआ है, लगातार कई दिनों से चल रहा है उस वजह से। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मैं आज भी समझता हूँ कि सीडीएसएल ज्यादा बेहतर पड़ेगा, बावजूद इसके कि पीई ज्यादा है क्योंकि रिटेल फोकस है और वहाँ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो कमाई अच्छी है। मार्जिन्स आप देखेंगे, पैट मार्जिन्स तो लगभग दुगने हैं, तो उस वजह से बेहतर है। अब चूंकि सीडी एनएसडीएल का जो आईपीओ आ रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पे आ रहा है। अगर आप अनलिस्टेड जो मार्केट चलता है उसमें अगर आप देखेंगे तो एनएसडीएल की लास्ट में जो ट्रेडिंग हुई थी वो 1,000 रुपए के आसपास हुई थी। अपने हाईस तो उसने 1,200 रुपए के आसपास मारे थे, और वहां से जो आईपीओ आ रहा है वो बहुत सस्ते बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस में आ रहा है, तो वहाँ एप्लीकेशन करने की बिल्कुल राय रहेगी लोगों को, अप्लाई करें। और सीडीएसएल अगर किसी के पास है तो बने रहें, किसी भी कारण से 1,550 तक आता है तो बहुत ही उम्दा बाय हो जाएगा और वहां पर खरीदारी करें। ओके, तो राजेश अग्रवाल जी आपने क्या चुना है? स्ट्रेटजी से अगर कहा जाए तो मैं मेट्रो ब्रांड्स के साथ जाना चाहूंगा। एक बहुत शानदार रिटेल की कंपनी है, अगर आप देखो तो 900 के ऊपर स्टोर है, 200 के ऊपर सिटीज में, और बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है रिटेल के लिए। बहुत शानदार कंपनी कही जा सकती है। कोई भी जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स इंडिया में घुसना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म है। अभी फिलहाल पिछले दिनों उन्होंने क्लार्क्स के साथ करार किया, पहले रिलायंस रिटेल के साथ रिलायंस के साथ करार था इनका, क्लार्क्स का मेट्रो ब्रांड्स के साथ हुआ, न केवल भारत के लिए बल्कि निकटवर्ती जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए भी उनके साथ करार हुआ है। चाहे पर फिला हो, फुट लॉकर हो, क्लार्क्स हो, जैसे खुद उम्दा ब्रांड और खुद के भी ब्रांड, बहुत अच्छा शानदार बैलेंस शीट। और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन चैनल्स भी इनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। करीब करीब 11% की रेवेन्यू इनके ऑनलाइन से आती है। मैं समझता हूँ कि किसी को लंबी अवधि के लिए लेना हो तो 1450-1500 के टारगेट आने वाले एक साल में मान के चल सकता है। ओके, मेट्रो ब्रांड्स 1232 पे आपका बाय कॉल है। आइए हमने देखा जरा एक बार वो भी रखिएगा कैंपस शूज़, एक बार रखिएगा लिबर्टी, एक बार रखिएगा बाटा। बाटा बाटा 1208 पे। बाटा तो मतलब बातचीत के बीच में से निकल ही गया है, सिंक ही हो गया है स्टॉक। राजेश जी, बाटा पे क्या रहा है? आई मीन दिसंबर 2021 से लेकर 2024 इसके लिए सबसे ख़राब काल रहा, और मैं ये अभी भी नहीं कहूँगा कि शायद ये बुरा फेज ख़त्म हो गया। बाटा को हुआ क्या है? ये एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर था टिल 2021। क्या करें इसमें जो ट्रैप हैं लोग? देखिए, मेरे ख्याल से तो स्विच कर लेना चाहिए मेट्रो ब्रांड्स, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। बाटा आपने सही कहा, वेल्थ क्रिएटर हुआ करता था, एक शानदार ब्रांड, बचपन से स्कूल के जमाने से बाटा ही बाटा था। लेकिन अब दुनिया भर के ब्रांड्स आ गए हैं। पिछले 3-4 क्वार्टर या उससे भी ज्यादा से देखेंगे तो बाटा के रिजल्ट्स ने कुछ करके नहीं दिया, मार्जिन्स में दबाव रहा। तो इस वजह से एक तरीके से वो कन्वेंशनल रह गई, कुछ नए जमाने के साथ बढ़त होती हुई नजर नहीं आई कंपनी में, कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च नहीं हुए। उस वजह से दूसरे जो ब्रांड्स थे उन्होंने बाजी मार ली, तो उस वजह से मेरे ख्याल से लैगार्ड रहा, और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि बहुत 2-3 क्वार्टर्स में कोई चेंजेस आएंगे। तो बेहतर होगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्विच कर लें। सही में बाटा तो श्रेया हम लोगों की यादों में जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से जब साल शुरू होता था ना श्रेया, तो घर वाले कहते थे बेटा ये जूता तो तुमने ले लिया, अब ऐसा नहीं है कि अगले साल नया मिलेगा, जब तक पैर का अंगूठा फट के बाहर ना आ जाए तब तक नया जूता नहीं मिलेगा। बाटा वो हुआ करता था। नहीं, सेम हमने भी एक्सपीरियंस किया है। बड़ा मतलब बाटा एक बड़ा अच्छा वेल्थ क्रिएटर था, लेकिन अब वाकई इसके चार्ट्स को देख के थोड़ा अजीब लगता है। आई मीन बीते 5 साल इसके लिए काफ़ी ख़राब रहे और बाकी ब्रांड्स ने अच्छा किया लगा। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू। हालांकि ये देखिए यूएसएल में, देखिए हम अमूमन इस खबर के साथ यूएसएल को जोड़ के देखते हैं, और यूएसएल डे लो की ट्रैजेक्टरी पे 1310 पे, और अब यूएसएल भी मल्टी मंथ लोस पे ट्रेड करता हुआ।
ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर माना जा रहा था, बट सही मायनों में प्राइस में अब तक ट्रांसलेट नहीं हो पाया। यूएसएल पर आपकी राय, या फिर मैं अगर आपको, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक सूला विनयार्ड्स वाली स्टोरी भी जो पूरी कोलैप्स हो गई, कहीं ना कहीं रेडिको केतान इस स्पेस का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे स्टेबल प्राइस परफॉर्मर रहा है। आपकी चॉइस लिकर स्पेस में क्या है? वीरेंद्र जी, पहले तो कंचन अभी जो बता रही थी कि कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरी तरफ से मिले ना मिले क्या ही फर्क पड़ता है। कंपनी के मार्जिन बेहतर होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कंपनी के मार्जिन बेहतर होंगे, वो एक अच्छी खबर है। और जहां तक कोई टॉपिक की बात है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की आपने बात करी, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर चॉइस हो सकती है इस पूरे पैक में। कारण कई हैं। एक तो कंपनी ने डेट अपना कम कर लिया है, डियाजो की मैनेजमेंट है, ऊपर से आरसीबी की होल्डिंग है। ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक व्यू लिया जा सकता है। और इस वक्त अगर कहा जाए तो जिस तरीके के हालात बने हैं एफटीए वगैरह के बाद, थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। अगर कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग ना करना चाहे इस पूरी स्पेस में, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। कम से कम एक तिमाही के नतीजे आ जाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाए। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा रुके, क्लैरिटी आए कि कितना इनका खुद के सेल पे फर्क पड़ेगा, या बाहर से जो उनकी जो इम्पोर्टेड स्पिरिट्स आएंगी उस पे इनके खुद के जो घरेलू उत्पाद हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। वो सब देखने के बाद ही कोई लॉन्ग टर्म की कॉल ली जाए तो बेहतर होगा। इस वक्त सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। ओके, फिलहाल सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। राजेश जी के पास थोड़ा सा उनसे भी लेखा जोखा ले लेते हैं कि इस वीकेंड पे ओटीटी पे और सिनेमा घरों में क्या है। राजेश जी बताइए, मैंने जुरासिक वर्ल्ड देखी, बहुत अच्छी लगी, इस हफ्ते क्या है? आशीष, वीरेंद्र जी, पहले उस पे आऊं तो मैं आशीष जी ने जो अभी लेखा जोखा दिया ना, उसमें एक और जोड़ देता हूँ। 1 तारीख शनिवार है, 2 तारीख रविवार है नवंबर में, और 5 तारीख को गुरु नानक बर्थडे है। 3 तारीख और 4 तारीख को आप अगर सिक लीव लेते हो तो आपको 5 दिन मिल जाती है। थैंक गॉड, आज अनुज जी चले गए पहले ही। उन्होंने नहीं सुनी ये कॉन्वर्सेशन। अब बेचारा जो उस दिन सिक भी होगा ना, उसकी छुट्टी गई। क्योंकि मैंने 1 तारीख और 2 तारीख की टिकट कटा रखी है, इसलिए मुझे पता था कि ये है। ओटीटी पे क्या रहा है? अब आते हैं अपने रेगुलर पे। तो मॉनसून का सीजन, बारिश के फुहारे और वीकेंड, तो आपके पास है क्या? आप ओटीटी देखेंगे। ओटीटी की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते 3 सीरीज है। एक हंटर 2 है जो सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ की है। सुनील शेट्टी की बेटी किडनैप हो जाती है और उसे वो खोजने के लिए बॉम्बे, थाईलैंड सब घूम रहे हैं। उसमें जैकी श्रॉफ है और सुनील शेट्टी है। दूसरी रंगीन है जो एक कॉमेडी सीरीज है। तीसरी कहा जाए तो वो बहुत शानदार हो सकती है, वो है मंडेला मर्डर्स, जिसमें आपको वानी कपूर, आपके सुरवीन चावला, आपके श्रेया पिलगांवकर है, जिसमें एक कोई गांव में कुछ रिचुअलिस्टिक मर्डर होते हैं, कुछ धर्म को लेकर के, उसकी इन्वेस्टिगेशन ये कर रही है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा 3 मूवीज हैं जो ओटीटी पे है। पहली तो सरजमीन है, जो कि सारे पायदान पे नंबर 1 रखी जा सकती है, कारण पृथ्वीराज, काजोल जैसे अच्छे एक्टर्स हैं। इब्राहिम अली खान की नादानिया के बाद दूसरी पिक्चर है। और कश्मीर की बहुत सुंदर लोकेशंस इसमें दिखाई गई हैं। मिलिट्री ऑफिसर की कहानी है जो कि बहुत बड़ा देशभक्त है और उसका बेटा टेररिज्म में चला जाता है, और काजोल उनकी माँ है जो दोनों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य बैठाती है, उस पे। दूसरी एक पंजाबी मूवी है संकेन संकेन करके, जिसमें 2 बीवियां हीरो की ऑलरेडी है और तीसरी उसकी माँ ले आती है, तो जो झमेला होता है वो कॉमेडी है। और तीसरी हैप्पी गिलमोर करके इंग्लिश मूवी है, वो 19-20 साल पहले मूवी आई थी, उसकी सीक्वल है। तो ये अच्छी कॉमेडी हो सकती है। ये कुछ ओटीटी की चीजें हैं। थिएटर्स में इस बार कुछ खास है नहीं। सिर्फ एक इंग्लिश मार्वल की मूवी है जो फंटास्टिक फोर के नाम से है। इसके अलावा 2-3 रीजनल मूवीज हैं। तो इस वक्त ऑप्शंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओटीटी में है। बारिश का मौसम है, घर से ना निकले, ओटीटी पे एंजॉय करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बारिश का मौसम है, घर पे रहें और स्पेशली अवॉइड माउंटेन्स। अनप्रेडिक्टेबल होती है यात्रा इस वक्त माउंटेन्स की।
चलिए अब एक काम करते हैं, बाजार बिल्कुल, क्लोजिंग काफ़ी ख़राब। अब सोमवार को कैसे ओपनिंग होती है मार्केट की और वीकेंड के दौरान जो रिजल्ट्स आने हैं वो कैसे रहते हैं, उस सब पे मार्केट रिएक्ट करे। लेकिन 3:35 पर आपके कोई भी सवाल है मार्केट से जुड़े, आपके पोर्टफोलियो से जुड़े, तो मैं और गावा से रहेंगे आपके साथ आपकी क्वेरीज को बताने के लिए। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े आपके सवालों को एड्रेस किए जाएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी सोमवार को मॉर्निंग पैनल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हैप्पी वीकेंड और देखते रहिए CNBC आवाज़।